हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस विद अजय के एक नए क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, क्लास 10 का चैप्टर 2, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बात है जो दिमाग में आई है, जो मैं आप लोग को कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि 6 महीने में, 5 महीने में क्या बदल सकता है। एक बार आप कोशिश तो करिए। आप 6 महीने में अपने एग्जाम का रिजल्ट बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, अपनी कोई नई आदत बदल सकते हैं, कोई नई आदत लगा सकते हैं। और अपने व्यवसाय में भी अगर आप कोशिश करें तो 6 महीने में क्या से क्या नहीं कर सकते। तो एक बार कोशिश करके देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी बातों के साथ हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो जो नेल्सन मंडेला हैं, ये साउथ अफ्रीका के जो है वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे, जब वो उनकी जो कंट्री थी वो अंग्रेजों से आज़ाद हुई थी। और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्योंकि उससे पहले जो इनकी कंट्री थी वो अंग्रेजों की गुलाम थी। और दूसरी चीज़ क्या था कि जैसे हमारी कंट्री भी एक टाइम पर अंग्रेजों के अधीन थी, तो हम हमारे देश के लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें झेली थी, बहुत सारे अपमान सहे थे। वही सेम इन लोग के साथ भी होता था। तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इस जो चैप्टर शुरू होता है तो शुरुआत में ही पता चल जाता है नेल्सन मंडेला के थ्रू ही कि कंट्री इनकी आज़ाद हो चुकी है अंग्रेजों से। तो उसी के बाद की कहानी है। और बीच बीच में ये थोड़ी बहुत पास्ट में भी चले जाते हैं कि हाँ, जब गुलामी थी तो कैसा फील करते थे। वो सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई जो सुबह हुई वो बहुत ही ब्राइट थी, यानी चमकदार थी, एंड क्लियर बहुत ही साफ थी। ये इस लाइन का मतलब एक तरीके से जो सुबह है, सुबह तो चमकदार यानी कि काफी ज्यादा खुशनुमा होती ही है, क्लियर होती है, साफ होती है। लेकिन यहाँ पर जो 10 मई है ये एक खास दिन है, क्योंकि ये इनकी नेल्सन मंडेला की कंट्री का अंग्रेजों से कंट्री के आजाद होने के बाद पहली सुबह है। इस वजह से ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट है, कुछ ज्यादा ही क्लियर है। इसलिए इन्होंने लिखा है 10 मई, यानी जो 10 मई का दिन था उसकी सुबह थी। डॉन मतलब कि सुबह का समय। डॉन ब्राइट एंड क्लियर, तो ये बहुत ही जो है ब्राइट ही क्लियर थे। फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। कह रहे हैं फॉर द पास्ट फ्यू डेज, यानी पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड, मतलब कि मैं बहुत ही खुशनुमा, मतलब प्लेजेंटली मतलब खुशी खुशी, बिसीज्ड मतलब घिरा हुआ था, बिसीज्ड मतलब घिरा हुआ था, बाई डिग्निटरीज, यानी कि जो डिग्निटरीज थे, यानी दूसरे देशों के जो डेलीगेट्स थे, राजदूत वगैरह थे, या उनके बड़े बड़े लोग थे, बिजनेसमैन थे, उन लोगों से मैं घिरा हुआ था। एंड वर्ल्ड लीडर्स, और उन देशों के जो वर्ल्ड लीडर हैं, जिसमें वहां के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं या उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन लोगों से घिरा हुआ था। हु वर कमिंग टू पे दियर रिस्पेक्ट्स, जो आ रहे थे अपना रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, अपना रिस्पेक्ट, अपना सम्मान देने के लिए, बिफोर इनॉग्रेशन, यानी कि इनॉग्रेशन के पहले। यानी इनका देश आजाद हो गया था तो इनका संविधान वगैरह जो लागू होना था और एक इनॉग्रेशन होना था, तो उसके ठीक पहले जो है ये पिछले कुछ दिनों से अलग अलग देशों के डिग्निटरीज से घिरे हुए थे, वर्ल्ड लीडर से घिरे हुए थे। लेकिन ये खुशनुमा माहौल था, इस तरीके से नहीं कोई दुश्मन घेर लिया हो। फिर आगे कह रहे हैं द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कह रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है ये साउथ अफ्रीकन सॉइल का, ये साउथ अफ्रीकन सॉइल का जो है द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। यानी कि जो साउथ अफ्रीकन सॉइल है, यानी कि साउथ अफ्रीका की धरती है, उस पर ये अब तक का सबसे बड़ा जो है गैदरिंग, यानी कि लोगों का जमावड़ा लगेगा। साउथ अफ्रीका की धरती पर लोग अब तक सबसे ज्यादा इकट्ठा होंगे। कौन से लोग? इंटरनेशनल लीडर्स, जो अंतरराष्ट्रीय नेता लोग हैं, वो लोग इकट्ठा होंगे और उनका सबसे बड़ा जमावड़ा लगेगा साउथ अफ्रीका की धरती पर। फिर करें आगे, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria।
प्रेटोरिया एक प्लेस है इनकी कंट्री में, वहां पर एक जो है वहां पर द यूनियन बिल्डिंग्स एक है, मतलब कि कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या किया है, एक सैंड स्टोन का एम्पी थिएटर बनाया है, यानी कि जो है एक तरीके से संगमरमर का इन्होंने वो बनाया है एम्पी थिएटर। थिएटर जैसे थिएटर होता है तो ऐसे यहाँ पर ऐसे सीढ़ियाँ टाइप में बनी रहती हैं और इस पर सीट्स लगी रहती हैं, लोग यहाँ पर बैठते हैं और बीच में ऐसे मंच लगा होता है, तो लोग जो है देखते हैं। तो लोग यहाँ पर बैठ करके मंच पर जो भी सेरेमनी होती है उसको देखते हैं, तो उसको बोलते हैं एक तरीके से थिएटर। यहाँ पर एम्फी थिएटर है, तो यानी कि इस तरीके से थिएटर है और यहाँ पर ये लोग देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर सेरेमनी चल रही है, तो ये हो गया एम्पी थिएटर। वही कह रहे हैं कि यूनियन बिल्डिंग्स में सैंडस्टोन का एम्पी थिएटर बनाया है, यानी कि एक इस तरीके का थिएटर बनाया हुआ है। आगे कह रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा है, फिर कह रहे हैं और यहीं पर सारी चीजें होंगी। फॉर डिकेट्स, यानी कि दशकों तक, डिकेट्स मतलब डिकेट का मतलब होता है 10 साल का समय, तो वही कह रहे हैं दशकों तक, जिसको दशक बोलते हैं, फॉर डिकेट्स दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। ये जो एम्पी थिएटर है, ये जहां पर बनाया गया है, ये अब तक दशकों तक, मतलब पिछले कई 10 सालों से क्या था, ये सीट था, सीट मतलब कि जगह थी ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी गोरे लोगों की सुप्रीमेसी का, उनके एक तरीके से महानता का, उनके बड़े होने का ये प्रतीक था। अब क्या हो गया, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। कह रहे हैं लेकिन एक समय था, आज से कई दशकों तक पहले, ये जो जगह थी जहां पर आज लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर ये एक प्रतीक था, एक सीट था, ये व्हाइट सुप्रीमेसी का, यानी गोरे लोगों की महानता का। लेकिन अब क्या है, ये जो है, एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि अब ये जगह हो गई है रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि ये ऐसा प्लेस हो गया जहां पर हर एक नस्ल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर रेनबो मतलब कि जैसे रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो अलग अलग कलर्स हैं और वहां पर इकट्ठा होते हैं रेनबो में। तो ऐसे यहाँ पर कलर्स से मतलब हुआ कि जैसे कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, कोई ब्राउन है, मतलब दुनिया में अलग अलग कलर के लोग हैं। जैसे यूरोपियंस हैं तो व्हाइट हैं, हम लोग जो है थोड़ा ब्राउन है, ब्लैक भी हैं, और जो अफ्रीकन हैं वो ब्लैक हैं। तो ये अलग अलग कंट्री के लोग जो है अलग अलग थोड़े कलर के होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अब ये क्या हुआ कि इसी जगह पर क्या हुए, अलग अलग जो है नस्ल के लोग इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग कंट्री के लोग इकट्ठा हुए हैं, एंड नेशंस, और अलग अलग देश के लोग भी इकट्ठा हुए हैं, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक, यानी कि क्या है, गणतांत्रिक, एंड नॉन रेशियल, यानी कि ऐसी जो नस्ल विभेद ना करती हो, ऐसी सरकार के इंस्टॉलेशन, उसके जो है एक तरीके से क्या हुआ कि उसको स्थापित करने के लिए, यानी कि ये जो गैदरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है ताकि यहाँ पर अब साउथ अफ्रीका की नई सरकार, जो कि रेसिस्ट नहीं है, उसका जो है इंस्टॉलेशन होगा, उसको स्थापित किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, करें, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जनानी। करें कि उस दिन, ऑन दैट लवली ऑटम डे, मैं उस दिन, उस पतझड़ वाले दिन, उस प्यारे पतझड़ वाले दिन, ऑटम मतलब होता है पतझड़, मैं उस प्यारे पतझड़ वाले दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था, यानी कि इनकी बेटी जेनानी इनके साथ चल रही थी। ऑन द पोडियम, पोडियम मतलब वो प्लेस जहां से बोला जाता है, जहां से कोई भाषण देता है या बोलता है या लेक्चर देता है। तो ये कह रहे हैं कि ऑन द पोडियम, यानी कि मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न एज अ सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कह रहे हैं कि मिस्टर डी क्लर्क जो थे, उन्होंने पहले स्वर्ण, ये
मतलब कि शपथ लिया, स्वीयर मतलब होता है शपथ लेना, इसी का सेकंड फॉर्म है स्वर्ण। कह रहे हैं मिस्टर डी क्लर्क ने जो पहले आदमी थे जिन्होंने शपथ लिया, और शपथ क्या लिया, किस पोस्ट के लिए, इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ लिया। जैसे नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति बनते, एक आदमी होता है इनका पहला उपराष्ट्रपति और एक आदमी होता है दूसरा उपराष्ट्रपति। तो सबसे पहले दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली। देन उसके बाद थाबो थैबो एम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि जो थैबो एम्बेकी थे, इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद कह रहे हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मेरी बारी आई, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, यानी कि जब मेरी बारी आई, आई प्लेज तो मैंने शपथ ली, क्या शपथ ली, टू ओबे मानने के लिए, एंड अपहोल्ड और बचा कर रखने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू यानी कि मैंने शपथ ली कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान का पालन करूंगा और उसको अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। आगे कह रहे हैं एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, और मैं इस गणतंत्र को, अपने आप को, मैंने शपथ ली कि मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, यानी डिवोट करने के मतलब न्यौछावर कर दूंगा या फिर समर्पित कर दूंगा गणतंत्र को और इसके लोगों को। फिर करें आगे, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड, यानी कि जो दुनिया हमें देख रही थी और जो गेस्ट आए थे उन लोगों को आई सेड, उन लोगों को मैंने कहा, यानी जो भी लोग इकट्ठा हुए थे, जो गेस्ट इकट्ठा हुए थे और जो बाकी कंट्री के लोग इकट्ठा हुए थे, जो लोग देख रहे थे, उनको, उनके लिए मैंने कहा, क्या कहा, टुडे आज, ऑल ऑफ अस डू, आज हम लोग करेंगे, बाय आवर प्रेजेंस हियर, यानी कि अपनी उपस्थिति से, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, यहाँ से हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, यानी कि हम कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, ये जो हमारे न्यूबॉर्न कर लो नवजात, अभी अभी जो पैदा हुए, लिबर्टी मतलब आजादी, जो हमें आजादी मिली है, इसका हम लोग क्या करेंगे, कन्फर करेंगे, इसको एक तरीके से मतलब कि आत्मसात करेंगे। फिर करें आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट हैड lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। कह रहे हैं out of the experience of an extraordinary human disaster, यानी कि हमें जो एक्सपीरियंस मिला है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर यानी कि मानवीय आपदा का, एक बहुत बड़े मानवीय आपदा का जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है, उससे दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो आपदा काफी लंबे समय तक रही, उससे, उसके अनुभव से हमें क्या मिला है, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, तो उस अनुभव से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी की पूरी मानवता को गर्व हो। कह रहे हैं कि हमारा देश इतने सालों तक गुलाम रहा और हम लोगों ने इतनी मतलब बड़ी आपदा को इतने लंबे समय तक झेला, तो उस आपदा को झेलने के बाद हमें जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उस अनुभव से हमें एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है, ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर पूरी मानवता को गर्व हो। आगे देखते हैं, करें वी, हम, हु वर आउटलाज, जो कि आउटलाज का मतलब है जो कि गैर कानूनी थे, जो बाहरी थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी बहुत समय पहले, मतलब बहुत समय पहले नहीं, अभी कुछ ही समय पहले हम लोग क्या थे, आउटलाज थे, यानी कि हम लोग एक तरीके से क्रिमिनल थे, अपनी ही कंट्री में हम लोग गुलाम टाइप में थे, लेकिन हम लोग के लिए कोई कानून नहीं था। तो वी, हम लोग, वी हु वर आउटलाज फॉर नॉट सो लॉन्ग एगो, अभी थोड़े समय पहले ही हम लोग क्या थे, एक तरीके से आउटलॉ थे, यानी कि हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, यानी कि अभी कुछ समय पहले ही हम लोग इतना गुलामी वाली जिंदगी जी रहे थे, हम लोग के पास कोई अधिकार नहीं थे, और हैव टुडे बीन गिवन, और आज हमें मिला है,
आज हमें मिला है द रेयर प्रिविलेज। हमको एक, रेयर का मतलब होता है ऐसी चीज जो बहुत ही कम मात्रा में हो, वही कह रहे हैं रेयर प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार। अब हमको एक दुर्लभ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है। और किस चीज का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है? टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। यानी कि हमें विशेषाधिकार मिला है कि हम दुनिया के दूसरे देशों का दुनिया के दूसरे देशों के हम होस्ट बन सकें। होस्ट मतलब होता है मेजबान, यानी कि जो, जैसे मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं तो मैं आपका होस्ट रहूंगा, यानी मेजबान रहूंगा। ऐसे ही अफ्रीका की सॉइल पर, अफ्रीका जो कंट्री है वहां पर दूसरे देशों के लीडर्स इकट्ठा हुए और ये लोग क्या कर रहे हैं, उनकी मेजबानी कर रहे हैं, उनके होस्ट बने हैं। जबकि अभी कुछ टाइम पहले ये अपनी ही धरती पर आउटलास्ट थे, लेकिन अब इनको एक दुर्लभ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, ये दुनिया के दूसरे देशों के लोगों की का स्वागत कर सके। आगे कह रहे हैं, वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। कह रहे हैं कि we thank all of our distinguished international guests। मैं मतलब हम हमारे जितने भी डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग देशों से, डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग, डिफरेंट, कह रहे हैं कि हमारे जो अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मेहमान यहाँ पर आए हैं और उनका हम धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद करते हैं? विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी। और स्वागत करते हैं किस चीज से? स्वागत करते हैं अपने लोगों के साथ, उनके जो हमें कॉमन विक्ट्री मिली है, फॉर जस्टिस यानी कि हमको न्याय के लिए जो जीत मिली है, फॉर पीस शांति के लिए जो जीत मिली है, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी और जो हमें मानवीय सम्मान, डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, मानवीय सम्मान के लिए जो हमें जीत मिली है, उस जीत के साथ हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो भी हमारे इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय गेस्ट हमारे देश में आए हैं। अब आगे कह रहे हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। कह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव, अंत में हम लोगों ने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया, आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, अपना राजनीतिक अधिकार। यानी कि हमारा जो राजनीतिक अधिकार था, जो हमारा एक तरीके से जो हमारा हक था, उसको हम लोगों ने अंत में प्राप्त कर लिया, यानी हमारा देश आजाद हो गया। फिर कह रहे हैं, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीविएशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। कह रहे हैं कि वी प्लेज, हम शपथ लेते हैं, आवरसेल्व्स खुद से, हम खुद से शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, कि हम अपने सारे लोगों को आजाद करेंगे। किस चीज से आजाद करेंगे? स्वतंत्र करेंगे। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, ये जो चलती आ रही है, बॉन्डेज मतलब दासत्व या दास प्रथा, जैसे लोगों को गुलाम बना लेना और उनसे काम करवाना और बदले में उनको कुछ ना देना। तो कह रहे हैं कि जो ये चलती आ रही है दास प्रथा, उससे लोगों को आजाद करेंगे। और कैसी दास? मतलब कि एक बॉन्डेज मतलब होता है जैसे दास प्रथा होती, मतलब दासत्व होता है। एक बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन, तो यहाँ पर बंधन होगा। फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बंधन, ये जो चलता आ रहा है बंधन, किसका बंधन? ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी का जो बंधन है उससे आजाद करेंगे। डिप्रीविएशन, अभाव, यानी कि गरीबी है तो चीजों का अभाव होगा, तो उस अभाव से लोगों को आजाद करेंगे। और क्या करें हैं? सफरिंग, तकलीफों से आजाद करेंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो जेंडर यानी लिंग के आधार पर और जो दूसरे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उसके आधार पर जो भी भेदभाव होता है उससे हम आजाद करेंगे। जैसे एक तो जैसे रंग के आधार पर भेदभाव होता है कि हाँ, गोरे लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलती हैं, जो काले लोग होते हैं उनको कम सुविधाएं मिलती है। एक तो वो जेंडर, एक मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और भी जो भी जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनसे ये क्या करेंगे? आजाद करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। नेवर नेवर, कभी नहीं, कभी नहीं, एंड नेवर, कभी भी नहीं,
अगेन फिर से, यानी कि अब फिर से कभी नहीं, शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कह रहे हैं अब ये जो नेशन है, अब ये जो कंट्री है, ये अब फिर से कभी नहीं एक्सपीरियंस करेगी, यानी इसमें अब दोबारा से एक आदमी का किसी दूसरे आदमी के द्वारा शोषण नहीं होगा। एक्सप्लॉइट ऑपरेशन मतलब होता है सताना या फिर शोषण करना, यानी कि अब इस देश में कभी भी एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण या फिर उस प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं किया जाएगा। फिर करें, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। यानी कि ये जो हमारी इतनी महान, ग्लोरियस मतलब कि इतनी शानदार जो ह्यूमन या अचीवमेंट है, मानवीय उपलब्धि, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि, ये हमारी जो मानवीय इतनी महान, इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि है, इसका सूरज कभी भी नहीं ढलेगा। सेट मतलब ढलना, जब सूरज ढलता है तो उसको बोलते हैं सेट। कह रहे हैं कि द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी इतनी महान मानवीय उपलब्धि का सूरज कभी भी नहीं ढलेगा। फिर कह रहे हैं लेट फ्रीडम रेन, यानी कि जो आजादी है इसको बढ़ने देते हैं, इसको फलने फूलने देते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। आगे कह रहे हैं a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कह रहे हैं कि यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर ओवर द a few moments later, कुछ क्षणों के बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ मोमेंट्स के बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन ऑ, हमने अपनी आंखें उठाई। इन ऑ, ऑ का मतलब होता है जब कोई चीज देखकर आप थोड़े से आश्चर्यचकित हो और आपको अच्छा लगे, यहाँ पर अच्छा लग रहा है या फिर बुरा लगे, दोनों होता है। लेकिन यहाँ पर क्या करें, तो थोड़ी देर बाद, क्योंकि खुशी का दिन था, जाहिर सी बात है इन्होंने खुशी से, इनको कोई चीज अच्छी लगी तो उसी वजह से इन्होंने अपनी आंखें ऊपर करी और इनका एक्सप्रेशन क्या था, खुशी वाला था। एज अ स्पेक्टिकुलर, स्पेक्टिकुलर एरे, एरे मतलब होता है श्रृंखला, एरे मतलब होता है श्रृंखला, सीरीज एक तरीके से। तो स्पेक्टेकुलर का मतलब देखने लायक, यानी कि और किस चीज देखने लायक श्रृंखला किसकी थी, ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी साउथ अफ्रीका के जो जेट थे, हेलीकॉप्टर थे और ट्रूप कैरियर थे, वो क्या किए, वो रोड मतलब दहाड़े, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होता है, संरचना होती है, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर, एक परफेक्ट संरचना में वो लोग यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जब ये अफ्रीका के जेट और हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर ऊपर ऐसे दहाड़े यानी ऊपर से गुजरे आवाज करते हुए एक परफेक्ट फॉर्मेशन में, तो इन लोग की आंखें खुशी से भर गई और इन लोगों ने देखा। वही कह रहे हैं जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारे यहाँ भी जैसे जो है दिल्ली में राजपथ पर जो है परेड वगैरह होती है, उसके बाद आसमान में जो है फाइटर जेट्स वगैरह उड़ते हैं, कलाबाजियां करते हैं एक परफेक्ट फॉर्मेशन में। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ और ये पहली बार हुआ इनकी कंट्री, मतलब पहले भी होता रहा होगा लेकिन तब वो अंग्रेज करवाते थे, अब ये पहली बार साउथ अफ्रीका की कंट्री, साउथ अफ्रीका के लोग करवा रहे थे, वहां की सरकार करवा रही थी। अब कह रहे हैं इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल मिलिट्री फोर्स और पिन पॉइंट प्रिसीजन, यानी कि एकदम पिन पॉइंट का मतलब एकदम सटीक, प्रिसीजन का मतलब है कि सटीक, एकदम सही जगह पर जो उन्होंने डिसीजन ले करके सारी चीजें करके एकदम प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक, पिन पॉइंट प्रिसीजन मतलब एकदम सटीकता का डिस्प्ले नहीं था, ये केवल सटीकता का और मिलिट्री फोर्स का डिस्प्ले नहीं था। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शन, ये केवल सटीकता और जो है मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि क्या था, बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बल्कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन था। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है प्रदर्शन होता है, करें बल्कि ये प्रदर्शन था मिलिट्री की लॉयल्टी का, लॉयल्टी मतलब एक तरीके से वफादारी, कि मिलिट्री वफादार है टू डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र है
अफ्रीका में अब क्या है, लोकतंत्र आ गया है, तो अफ्रीका के जो लोकतंत्र है उसके प्रति मिलिट्री की वफादारी का ये क्या था, प्रदर्शन था। फिर कह रहे हैं टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, उस सरकार के प्रति वफादारी का ये प्रतीक था, डिमॉन्स्ट्रेशन था, जो फ्रीली एकदम बिना किसी दबाव के एकदम आजादी से एंड फेयरली और सही तरीके से अच्छे से निष्पक्षता से इलेक्टेड, जिसका चुनाव किया गया है, उस सरकार के प्रति वफादारी का प्रतीक था। फिर करें आगे, ओनली मोमेंट्स बिफोर, बस कुछ ही क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स and police their chest badged with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। कह रहे हैं कुछ ही क्षण पहले, ओनली मोमेंट, अभी कुछ ही क्षण पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीका की डिफेंस यानी कि रक्षा फोर्स जो थी, रक्षा सेना थी, रक्षा बल था, साउथ अफ्रीका का जो रक्षा बल था, उसके जो हाईएस्ट सबसे ऊंचे जनरल्स थे उन्होंने एंड पुलिस, और पुलिस ने भी, और पुलिस के भी जो उच्च अधिकारी थे वो देयर चेस्ट बेडेस्ट विद रिबन्स, उनके सीने पर रिबन्स लगे हुए थे, एंड मेडल्स, और मेडल्स भी लगे हुए थे, फ्रॉम डेज गॉन बाई, कुछ दिन पहले से ही, सल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सल्यूट किया यानी मुझे सलामी दी, एंड प्लेज्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कसमें खाई। अब आगे कह रहे हैं आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। करें I am not unmindful, मतलब मैं भूला नहीं हूं of the fact, इस सच को, that कि not so many years before, कि अभी कुछ ही साल पहले ही, they would not have saluted me, उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया था, बट अरेस्टेड में, बल्कि उन्होंने क्या किया था, मुझे अरेस्ट किया था। तब क्यों अरेस्ट किया था, क्योंकि तब वो जो है, ये जो जनरल्स थे, जो पुलिस वाले थे, ये लोग क्या थे, ये अंग्रेजों के अधीन थे, और अभी क्या हुआ, ये क्या है, ये साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट और साउथ अफ्रीका की जो लोकतंत्र है उसके प्रति वफादार हैं। उस टाइम पर ये अंग्रेजों के वफादार थे, गोरों के वफादार थे। फिर कहें फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। कह रहे हैं कि जो नया साउथ अफ्रीका का फ्लैग है उसमें काला, लाल, हरा, नीला और जो है सुनहरा, ये 5 कलर हैं। ये 5 के पांचों जो कलर हैं, इन कलर की स्मोक अभी जो इम्पाला जेट्स हैं, ये जेट का नाम है, मतलब इम्पाला जेट है, ये उस जेट का नाम है इम्पाला जेट, जो कि शेवरॉन कंपनी ने बनाया था। तो उसी कंपनी के इम्पाला जेट्स हैं, वो अभी उड़े, और उनके जो ट्रेल मतलब जो धुआं जेट चलता है, पीछे से धुआं निकलता है, उस धुएं का अलग अलग कलर था। तो कौन कौन से कलर थे, ब्लैक थे, मतलब एक तरीके से वो स्मोक फैलाते हुए चल रहे थे, तो उनमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन, यानी 5 कलर जो है कि वो पीछे से ट्रेल, एक तरीके से निशान छोड़ते हुए जा रहे थे। ट्रेल मतलब होता है निशान। अब आगे कह रहे हैं The day was symbolized for me for playing of our 2 national anthems and the vision of whites singing and Soki's Sikelel I Africa, और दूसरा क्या है, The and Black singing Die Stem, the old anthem for the Republic। कह रहे हैं कि the day was symbolized for me, यानी वो जो दिन था वो इनके लिए एक सिंबल, इनके लिए क्या था, सिंबलाइज था, एक सिंबल था, एक प्रतीक था, किस चीज का, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम्स। इनकी कंट्री में 2 नेशनल एंथम थे, हमारी कंट्री में केवल एक ही है, जनगणमन, लेकिन इनकी कंट्री में 2 नेशनल एंथम है, और वो भी कौन कौन से हैं, पहला है द विजन ऑफ वाइट्स, यानी कि क्योंकि इनकी कंट्री में व्हाइट भी हो गए थे, ब्लैक पीपल तो थे ही, वो नेटिव थे, मतलब कि वहाँ के मूल निवासी थे, और जो व्हाइट लोग थे वो भी वहां पर काफी टाइम तक रहे, तो वो भी काफी मात्रा में हो गए थे, इसलिए इनकी कंट्री में दोनों ही रेस के लोगों के लिए अलग अलग नेशनल एंथम है। पहला क्या है, द विजन ऑफ व्हाइट सिंगिंग एंड सोकिस सिकेलेल आई अफ्रीका,
यानी कि ये जो व्हाइट लोग थे वो गा रहे थे, और दूसरा कह रहे हैं एंड और ब्लैक्स सिंगिंग, और जो ब्लैक थे वो लोग गा रहे थे डाइस्टेम द ओल्ड एंथेम ऑफ रिपब्लिक, यानी कि ये जो है पुराना एंथेम है, अफ्रीका का पुराना जो है राष्ट्रगान है, वो है डाइस्टेम, जिसको ब्लैक्स गा रहे थे। करें ऑल्दो यद्यपि दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथेम दे वंस डिस्पाइज्ड, कह रहे हैं कि उस दिन ऑल्दो यद्यपि दैट डे नीदर ग्रुप न्यू, दोनों ग्रुप चाहे वो ब्लैक्स का ग्रुप हो चाहे व्हाइट्स का ग्रुप हो, दोनों के दोनों ग्रुप नहीं जानते थे, न्यू नहीं जानते थे द लिरिक्स ऑफ द एंथेम दे वंस डिस्पाइज्ड, यानी उस एंथेम का उस राष्ट्रगान के लिरिक्स उसके शब्द नहीं जानते थे, लिरिक्स मतलब शब्द या लाइनें नहीं जानते थे, जिसको वो दे वंस डिस्पाइज, जिसको वो एक समय पर नफरत करते थे, क्योंकि ब्लैक्स को व्हाइट वाला जो एंथेम था उससे नफरत थी, और जो व्हाइट थे उनको ब्लैक्स वालों के जो एंथेम थे उससे नफरत थी। फिर करें आगे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्द ही वो लोग जो है एक दूसरे के नेशनल एंथेम का वर्ड बाय वर्ड मतलब समझ जाएंगे, वो भी दिल से समझेंगे। ठीक, आगे कह रहे हैं ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन, यानी कि जो इनॉग्रेशन एक तरीके से उद्घाटन का दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं ओवरवेल्म्ड का मतलब होता भाव विभोर, यानी कि आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओ या फिर बहुत ज्यादा उदास हो जाओ, बहुत ज्यादा भावुक हो जाए, जब आपकी कोई इमोशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जो आप संभाल नहीं पाते हैं, तो उस केस में कहते हैं ओवरवेल्म। तो कह रहे हैं कि आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि उस दिन मेरे दिमाग में इतिहास की बहुत सारी चीजें भर जा रही थी कि हाँ हमारी कंट्री जब गुलाम थी हमने क्या क्या चीजें झेली, क्या क्या चीजें हम लोग हमारे देशवासियों ने झेली, कितने बलिदान हम लोगों ने दिए, तो उस दिन इनके दिमाग में वही सारी चीजें चल रही थी। कर रहे हैं इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी का जो पहला 10 साल था उसमें पहले दशक में, a few years after the decade of the a few years after the bitter Anglo-Boer war, यानी कि जो कुछ ही साल बीते थे जो एंग्लो बोर वार था, यानी कि अंग्रेजों और बोर के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके कुछ ही साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे खुद के जन्म के पहले, द व्हाइट स्किन्ड पीपल of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। क्योंकि जो वाइट स्किन वाले अफ्रीका के लोग थे उन्होंने क्या किया, पैच अप दियर डिफरेंसेज, उन्होंने अपने डिफरेंसेज को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, यानी कि अपने मतभेदों को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, यहाँ पर डिफरेंसेज का मतलब होता है मतभेद, एंड इरेक्टेड और खड़ा किया अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा तंत्र जो क्या कर रहा था, रेशियल डोमिनेशन, यानी एक रेस को डोमिनेट कर रहा था। डोमिनेट मतलब होता है प्रभुत्व जमाना, एक तरीके से अधिकार जमाना, डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल, उन लोगों के ऊपर, उन लोग के खिलाफ जो डार्क स्किन्ड थे, यानी कि जो है काले लोग थे, पीपल्स ऑफ दियर ओन लैंड, यानी कि उनके खुद के जमीन पर ही उनके ऊपर जो है ये जो है व्हाइट स्किन्ड पीपल डार्क स्किन्ड पीपल के ऊपर डोमिनेट करने लगे। यानी कि नेल्सन मंडेला के जन्म के कुछ साल पहले और जो एंग्लो बोर वार हुआ था उसके कुछ साल बाद जो है व्हाइट स्किन पीपल ने अपने मतभेदों को इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया जिसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि एक तरीके से रेशियल यानी नस्ली, रेशियल डोमिनेशन, नस्ली जो है एक तरीके से अधिकार दिखाया गया था, जिससे कि डार्क स्किन पीपल अपनी ही कंट्री में एक तरीके से गुलामों वाली जिंदगी जिए व्हाइट स्किन पीपल के द्वारा। फिर कह रहे हैं overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of color of their skin। कह रहे हैं कि अब वही चीज, एक सेकेंड, कह रहे हैं द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, यानी जो स्ट्रक्चर जो सिस्टम जो तंत्र उन्होंने बनाया, फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज। कह रहे हैं कि जो व्हाइट स्किन पीपल ने जो सिस्टम बनाया, जो स्ट्रक्चर बनाया, उसने क्रिएट किया
created formed the basis of one of the harshest most inhuman societies, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी की उसने रचना की, एक ऐसी सोसाइटी का बेस बनाया, यानी कि उसका आधार बनाया जो कि बहुत ज्यादा हार्श थे, ये मतलब बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा कठोर सोसाइटी में से एक, और बहुत ज्यादा इनह्यूमन, बहुत ज्यादा अमानवीय सोसाइटीज में से एक की उसने आधारशिला रखी। फिर करें ओवरटर्न फॉरएवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। लेकिन क्या हुआ, उस सोसाइटी को बदल दिया गया। ओवरटर्न मतलब पलट दिया गया, यानी बदल दिया गया। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए, एंड रिप्लेस्ड और उसको बदला गया, मतलब उसको पलट दिया गया और हमेशा के लिए बदल दिया गया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, जो कि राइट्स को पहचानता था, यानी लोगों के अधिकारों को पहचानता था, एंड फ्रीडम्स ऑफ पीपल, और लोगों के आजादी को भी पहचानता था, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन, उनके स्किन के कलर को छोड़कर, यानी कि चाहे वो ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, उनकी स्किन के कलर को बिना ध्यान में रखे हुए एक ऐसा समाज बनाया गया जो कि केवल मानवीय अधिकारों को ध्यान रखता था और उनके जो है आजादी को ध्यान रखता था। उससे पहले क्या था, जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसकी वजह से ब्लैक स्किन पीपल के अधिकार और उनके जो है स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। आगे कह रहे हैं that day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। कह रहे हैं कि that day had come, यानी ये दिन जो आया, वो दिन जो आया, कौन सा दिन, जिस दिन व्हाइट पीपल से ब्लैक पीपल आजाद हो गए और सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं दैट डे हैड कम, वो दिन आया, अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेज, यानी जो अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय सैक्रिफाइसेज यानी बलिदानों, अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, यानी मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा वो दिन आया। पीपल, और कौन से पीपल, हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड, ऐसे लोगों के और इनके लोगों, और कौन से लोगों के, उन लोगों के जिनकी सफरिंग, उनकी तकलीफों एंड करेज और उनके साहस को कभी भी गिना नहीं जा सकता और ना ही वापस किया जा सकता। रिपेड मतलब होता है वापस से पे करना, यानी कि बदले में उनको कुछ दिया नहीं जा सकता। आगे कह रहे हैं आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मैंने महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसा कि मैंने बहुत सारे दूसरे दिन भी महसूस किया था, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैं उन सभी साउथ अफ्रीका, पैट्रियट मतलब होता है देशभक्त, यानी कि एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानी, यानी मैं उन सभी स्वतंत्रता अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानियों का सम हूँ। सम का मतलब उन सबका जोड़, जो एक तरीके से योग हूँ। उन सभी की जो भावनाएं थी, उन सभी के जो बलिदान थे, उन सभी बलिदानों का एक सम हूँ। क्यों? क्योंकि वो सभी लोग बलिदान दिए, वो सभी लोग लड़े ताकि हमारा देश आजाद हो और हमारे लोग हमारा देश चलाए। और आज वो दिन आ गया है जो कि मैं इस देश का राष्ट्रपति बना हूं और मैं अपने देश को चलाऊंगा। तो कह रहे हैं मैं उन लोगों की इच्छाओं का, मैं उन लोग के बलिदानों का एक तरीके से सम हूं, उन सभी के बलिदानों का परिणाम हूं। कह रहे हैं आगे, दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। कह रहे हैं वो जो लंबी नोबल लाइन थी, एक तरीके से ये जो लंबी दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, कह रहे हैं कि अब वो जो स्वतंत्रता की जो बलिदानों की लंबी सी लाइन थी, वो क्या हुई, वो पूरी हुई, वो खत्म हुई, एंड नाउ, और अब बिगैन अगेन विद मी, और अब वो मुझसे अब फिर से शुरू होती है। अब वो मेरे से शुरुआत होती है, यानी कि अब गुलामी का अंत हुआ, अब मुझसे आजादी की शुरुआत हो रही है। करें आगे, आई वॉज पेन्ड
that I was not able to thank them, and they and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. कह रहे हैं कि I was pained that, मतलब मुझे तकलीफ हुई that कि I was not able to thank them, कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे सका। मतलब कि अब वो लोग मर चुके हैं, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है और सालों तक वो लोग संघर्ष किए थे, जिसके बाद से हमारा देश आज़ाद हुआ, मैं आज़ाद हुआ, हम सभी आज़ाद हुए, तो मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे पाया। इसका मुझे दुख है। एंड और दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और वो भी नहीं देख पाए उनके सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदानों का क्या परिणाम हुआ। यानी कि भाई वो लोग देश की आज़ादी के लिए मर गए, अब वो थोड़ी देख रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ है कि नहीं आज़ाद हुआ, अभी भी गुलाम है, क्या है, कैसे है। उन्होंने अफ्रीका की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना बलिदान दिया। अब वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि हाँ, अफ्रीका की जो आने वाली पीढ़ी है वो अब भी गुलाम है कि आज़ाद है। अगर वो आज़ाद हो जाती है, अगर वो ये देखते हाँ हमारे बलिदान की वजह से हमारा देश आज़ाद हो गया, तो उनको खुशी होती। तो ना तो वो देख पा रहे हैं और ना ही मैं उनके इस बलिदान के लिए उनका धन्यवाद दे पा रहा हूँ। इसका मुझे दुख है। फिर करें आगे। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल। कह रहे हैं कि ये जो पॉलिसी थी, नीति, पॉलिसी मतलब नीति ऑफ एपार्थाइड, ये जो अपार्थाइड का मतलब होता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत, एक तरीके से जैसे किसी को नहीं छूना है, ये ब्लैक है तो इससे दूर रहना है, इसके साथ भेदभाव करना है, तो वही कह रहे हैं अपार्थाइड यानी छुआछूत एक तरीके से। तो कह रहे हैं द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी कि ये छुआछूत वाली जो पॉलिसी थी, नीति थी, क्रिएटेड अ डीप, इसने बनाया, क्रिएटेड मतलब बनाया, अ डीप बहुत ही गहरा, एंड लास्टिंग और लंबे समय तक रहने वाला, वाउंड यानी घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपल, यानी मेरे देश और मेरे लोगों के दिलों में इसने एक बहुत ही गहरा और लंबे समय तक रहने वाला घाव बनाया। कौन किसने बनाया? ये जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत वाली जो नीति थी, इसने। करें ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी लोग बहुत साल बिताएंगे, इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड। कह रहे हैं कि ये जो लंबे समय तक रहने वाला ये जो दर्द है, इसको मिटाने में, इससे रिकवर करने में मैं, करें कि हम सभी लोग सालों बिताएंगे, यहाँ तक कि हो सकता है कई पीढ़ियां भी बिता दें, तब जाकर हमारे दिल से ये जो भेदभाव वाली जो चीजें हैं, ये जो छुआछूत वाली जो घाव है, ये जाएगा। आगे कह रहे हैं courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। कह रहे हैं करेज मतलब साहस, विजडम यानी बुद्धिमानी, और जनरोसिटी का मतलब होता है एक तरीके से आ, अच्छा व्यवहार। कह रहे हैं कि साहस, बुद्धिमानी और अच्छा व्यवहार, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, मतलब उन लोगों जो हम लोग के पूर्वज हैं, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, उन लोगों की तरह उन लोग के साहस, उन लोग के विजडम यानी कि उन लोग की बुद्धिमानी और उनकी जेनरोसिटी यानी उनकी जो भलाई करने की इच्छा थी, उसका दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। अब उनके जैसा साहस, उनके जैसी बुद्धिमानी, उनके जैसी देश का भला करने की इच्छा अब नहीं देखने को मिलेगी। परहैप्स शायद इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। कह रहे हैं कि शायद इतना, मतलब कि इट रिक्वायर्स, मतलब कि इस तरीके की करेज, विजडम और जनरसिटी क्रिएट करने के लिए एक बहुत ही गहरे ऑपरेशन, मतलब कि बहुत ही गहरी प्रताड़ना, ऑपरेशन मतलब प्रताड़ना या दबाया जाना या दुख झेलना, सताया जाना, तो बहुत ही गहरे सताए जाने की आवश्यकता होती है, ताकि इस तरीके की टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ताकि इतना ऊंचा चरित्र बन पाए। यानी इतने ऊंचे चरित्र, इतने ऊंचे कैरेक्टर को बनाने के लिए उतनी ही गहरी जो है यातना झेलनी पड़ती है, तब जाकर के, मतलब जितनी गहरी यातना झेलेंगे उतना ही ऊंचा चरित्र बनेगा। शायद इसी वजह से अब हमारा देश आजाद हो गया, तब हमारे लोगों को
इतनी यातना नहीं सहनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात है जब सहेंगे नहीं तो शायद इतना बढ़िया कैरेक्टर ना बन पाए, इतना ऊंचा कैरेक्टर ना बन पाए। कह रहे हैं माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। कि मेरा जो देश है ये बहुत ही रिच है, मतलब कि यहाँ पर बहुत पर्याप्त, मतलब कि बहुत अमीर है इन मिनरल्स एंड जेम्स, यानी कि मिनरल्स यानी खनिजों में, एंड जेम्स और रत्नों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, यानी इस धरती के मेरी कंट्री की धरती के नीचे जो जेम्स यानी जो रत्न पड़े हैं, जो मिनरल्स पड़े हैं, जो खनिज पड़े हैं, उनसे हमारा देश आजाद है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स। कह रहे हैं लेकिन मुझे हमेशा से ही पता था, मैं हमेशा से ही जानता हूं कि इस देश का, हमारे देश का जो ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान धन है, वेल्थ, वेल्थ मतलब धन है, वो इस देश के लोग हैं। और इस देश के जो लोग हैं वो फाइनर और ट्रूअर यानी कि बहुत बहुत ज्यादा अच्छे और ट्रूअर मतलब सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, यानी दुनिया के सबसे शुद्ध डायमंड यानी हीरे, दुनिया के सबसे शुद्ध हीरों से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे इस देश के लोग हैं, जो इस देश की असली और सबसे बड़ी संपदा है। आगे कह रहे हैं इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कह रहे हैं इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, यानी संघर्ष में जो मेरे साथी थे, जो मेरे साथी थे, आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, यानी कि उन्हीं से मैंने साहस समझा, उन्हीं से मैंने सीखा कि साहस क्या होता है। यानी कि जहां तक साहस की बात करें तो मैंने साहस क्या होता है ये उन लोगों से सीखा जो मेरे साथ स्ट्रगल में साथ में थे। आगे करें हैं टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women rest and give their lives for an idea, यानी कि समय समय पर मैंने देखा है कि आदमी और औरतें खतरा उठाते हैं और अपनी जिंदगी भी दे देते हैं फॉर एन आइडिया, सिर्फ एक आइडिया, एक विचार के लिए। यानी कि अगर उनको आजाद होना है तो उस आजादी के लिए वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल देते हैं, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी दे भी देते हैं। फिर कह रहे हैं आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। कह रहे हैं कि मैंने देखा है लोगों को स्टैंड अप यानी सहते हुए टू द अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। कह रहे हैं कि ब्रेकिंग मतलब होता है यहाँ पर ब्रेक यानी कि रुकना, बिना रुके हुए अटैक्स यानी हमलों को, टॉर्चर यानी कि एक तरीके से परेशानियों को, बहुत ज्यादा सताए जाने को सहते हुए बिना किसी रोक के लगातार सहते हुए मैंने लोग और आदमियों को देखा है। शोइंग स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, वो ताकत और वो देशभक्ति, वो भरोसा दिखाते हुए दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से भी परे है। यानी उन्होंने ऐसी ताकत, ऐसी जो है देशभक्ति दिखाई जो कि कल्पनाओं से भी परे है। फिर कह रहे हैं आई लर्न दैट करेज नॉट वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने देखा कि करेज यानी जो साहस है वो डर की कमी नहीं है, यानी कि आप डर नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप साहसी हैं, आपको डर नहीं लगता है इसका मतलब ये नहीं है आप साहसी हैं, बल्कि क्या है बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि आप क्या करें, आप अपने डर के ऊपर जीत कर लें, वो करे जाए। यानी कि लोग, आप किसी चीज से डरते हैं तो आप उस डर से उस डर पर जीत पा लें तो जान लीजिए आपके अंदर हिम्मत है। वही चीजें कह रहे हैं द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही हु कैन कॉन्कर। कह रहे हैं कि आदमी वो बहादुर व्यक्ति वो है जो डरता नहीं है, बल्कि वो नहीं है, कह रहे हैं बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो डरे ना, बल्कि वो है जो अपने डर पर जीत पा ले। फिर आगे देखते हैं कह रहे इन लाइफ, जिंदगी में एवरी मैन हैज इन ऑब्लिगेशंस। कह रहे हैं हर आदमी के पास दो जिम्मेदारियां होती है। ऑब्लिगेशंस मतलब होता है जिम्मेदारियां,
ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। यानी कि एक जिम्मेदारी होती है जो वो अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता, अपनी वाइफ और अपने बच्चों के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी होती है करें। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और उसकी जो दूसरी जिम्मेदारी होती है वो होती है उसके लोगों, उसके समाज और उसके देश के प्रति। यानी उसके इंसान की दो जिम्मेदारियां होती हैं उसके जीवन में, एक उसके परिवार के प्रति और दूसरा उसके अपने लोगों, उसके समाज और उसके देश के प्रति। फिर करें हैं इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities। कह रहे हैं कि एक सिविल और ह्यूमन, एक मतलब सिविल का मतलब एक तरीके से सभ्य और ह्यूमन यानी कि एक सभ्य सोसाइटी में यानी एक सभ्य समाज में हर आदमी एबल, हर आदमी सक्षम है तो फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन यानी कि दोनों ही जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने खुद के झुकाव के अनुसार, यानी उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उसका उसके हिसाब से, एंड एबिलिटीज और अपनी क्षमताओं के हिसाब से। जितनी उसकी क्षमता होगी उतनी वो देश की भी सेवा करेगा और अपने लोगों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। फिर करें बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन जहां तक बात की जाए एक ऐसे देश जो कि साउथ अफ्रीका की तरह है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन। कह रहे हैं आदमी की जो जिम्मेदारियां हैं उसके समाज, उसके देश के प्रति और उसके परिवार के प्रति, वो आदमी किसी सभ्य समाज में हो तो वो अपनी दोनों जिम्मेदारियों को अपनी जो है इच्छा अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार पूरी कर सकता है। लेकिन जहां तक बात की जाए साउथ अफ्रीका जैसे देश की, जहां पर मतलब कि वहां पर ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव हो जाता है फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ, यानी कि मेरी तरह पैदा हुआ इंसान, एंड माई कलर और मेरी रंग का यानी कि काले रंग का आदमी, ब्लैक स्किन पीपल, डार्क स्किन पीपल, उसके लिए टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज एप्लीकेशन, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, मतलब उसके लिए लगभग लगभग असंभव हो जाता है। कह रहे हैं इन साउथ अफ्रीका में अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कह रहे हैं कि डार्क स्किन कलर जो मेरे कलर का आदमी है, अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जिंदगी जीना चाहता है, एक नॉर्मल ह्यूमन की जिंदगी जीना चाहता है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको सजा दिया जाएगा और उसको आइसोलेट कर दिया जाएगा। आइसोलेट का मतलब होता है सबसे दूर कर देना, सबसे अलग हो जाना। इन साउथ अफ्रीका a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक आदमी जिसने कोशिश करी कि वो अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य को पूरा करे, वो क्या हुआ इनएविटेबली, यानी कि उसको निश्चित तौर पर रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता, एंड हिज होम, उसको अपने घर से भी अलग कर दिया जाता, एंड वाज फोर्स्ड, और उसको क्या कर देते थे, फोर्स करते थे, यानी कि फोर्स करते थे टू लिव अ लाइफ अपार्ट, यानी कि वो एक ऐसी जिंदगी जिए जो कि अपार्ट मतलब अलग हो, मतलब सबसे दूर हो, एंड ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको क्या हो, उसको एक ऐसा अस्तित्व बना दिया जाए जिसका एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व ट्वाइलाइट हो, ट्वाइलाइट का मतलब अंधेरे में हो, एंड ऑफ सीक्रेसी, वो भी सीक्रेसी यानी कि रहस्य के अंधेरे में हो, एंड रिबेलियन, और जो है रिबेलियन का मतलब विद्रोह में हो। यानी कि अगर एक व्यक्ति साउथ अफ्रीका में अपनी लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता है तो उसको उसके परिवार से और उसके घर से दूर कर दिया जाता,
और उसको सबसे अलग कर दिया जाता और उसको फिर जो है एकदम अंधेरे में रखा जाता है, एक तरीके से उसको गायब कर दिया जाता है, वो पता नहीं कहाँ है। और फिर वो क्या होता, वो फिर विद्रोही हो जाता, उसको विद्रोही घोषित कर देते। फिर कह रहे हैं आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज इट, कह रहे हैं कि शुरुआत में मैंने ये रास्ता चूज नहीं किया था। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, मतलब कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे अंदर आजादी की भूख नहीं थी। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था विद अ हंगर टू बी फ्री, कि मुझे आजाद होना है, मुझे आजादी की भूख नहीं थी। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जब पैदा हुआ था मैं आजाद ही था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आजाद था। दैट आई कुड नो, जो भी चीजें मैं जान सकता था, यानी जब मैं पैदा हुआ था तो मैं हर तरीके से फ्री था, मैं जो भी चीजें जानता था, मैं जो भी चाहता था वो मैं कर सकता था, तो मैं फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास जो भी खेत थे उनमें मैं दौड़ने के लिए स्वतंत्र था, आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, और जो मेरे गांव से वो स्ट्रीम यानी धारा, कोई नहर या नदी जाती थी, उसमें मैं तैरने के लिए भी स्वतंत्र था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, और मैं खुले आसमान में तारों के नीचे, मीलीज यानी मक्का, मीलीज क्या है, कॉर्न, कॉर्न या फिर मक्का, तो मक्का भूनने के लिए भी मैं स्वतंत्र था। मैं खुले आसमान के नीचे रात में मक्का भूनने के लिए भी स्वतंत्र था। और कह रहे हैं एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, कह रहे हैं कि और मैं जो है जो धीरे धीरे चलने वाले बुल्स यानी कि जो बैल हैं, सांड हैं, उनकी पीठ पर भी मैं फ्री था बैठने के लिए, उनको राइड करने के लिए, उनको चलाने के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की बातें मानी, एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और मैंने अपने ट्राइब, ये ट्राइब मतलब होता है एक तरीके से जनजाति, तो मैंने अपने लोगों, अपनी जनजातियों के जो भी कस्टम थे, जो भी परंपराएं, रीति रिवाज थे, उनको भी जब तक मैंने माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तुम तब तक मैं ना तो ईश्वर ना ही इंसानों के किसी भी कानून द्वारा मुसीबत में नहीं पड़ा, यानी कि मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ना तो इंसानों के कानून के द्वारा ना ही ईश्वर की। लेकिन कह रहे हैं इट वॉज ओनली वेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली वेन, लेकिन तब मुझे तकलीफ होनी शुरू हुई, when जब आई बिगैन टू लर्न, जब मैंने जानना चालू किया, जब मैंने सीख, जब मुझे पता लगना चालू हुआ दैट कि माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम है, मेरे जो बचपन की आज़ादी है, वो एक इल्यूजन है, वो केवल एक भ्रम है, असल में मैं आज़ाद नहीं हूँ, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज़ाद हूँ। कह रहे हैं वेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैंने एक यंग मैन, एक जवान आदमी के तौर पर मैंने पता किया, डिस्कवर मतलब खोजा, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कह रहे हैं कि मेरी जो आज़ादी है वो मुझसे पहले से ही छीन ली गई है, ले ली गई है। दैट की आई बिगैन टू हंगर, आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, और जब मुझे पता चला कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीन ली गई है, तब मुझे इस आज़ादी की भूख लगनी शुरू हुई। फिर करें आगे, एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज ए स्टूडेंट एक विद्यार्थी के तौर पर, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मुझे सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहिए थी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि एक ऐसी आज़ादी, ट्रांजिटरी का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने की आज़ादी मुझे मिल जाए, ताकि मैं रात में भी घर से बाहर रह सकूं। मुझे रात में भी बाहर रहने की आज़ादी चाहिए थी जब मैं शुरुआत में नया नया यंग हुआ था। फिर कहें रीड व्हाट आई प्लीज, और मुझे वो पढ़ने की आज़ादी मिले जिसमें मुझे मजा आए, जिससे मुझे खुशी मिले। एंड गो वेयर आई चोज, और मैं वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहूं। लेटर एज अ योर, करें बाद में, ऑफ माई पीपल, करें इट वॉज दिस डिजायर, ये यही इच्छा थी,
फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। कह रहे हैं कि पहले तो मुझे अपने लिए आज़ादी चाहिए थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मुझे मेरे बाकी साथियों के लिए भी, मेरे बाकी लोगों के लिए भी आज़ादी चाहिए। वही कह रहे हैं इट वॉज दिस डिजायर, ये वही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की आज़ादी के लिए, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। यानी कि वो आज़ादी, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो सम्मान जो, जिससे मैं अपनी, जिससे, जिसने मेरी लाइफ को गति प्रदान की, एनिमेटेड मतलब गति प्रदान करना, जिसने मेरी लाइफ को गति प्रदान की, वही आज़ादी, वही सेल्फ रिस्पेक्ट, वही डिग्निटी मेरे लोगों को भी मिले। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal, that turned a family loving husband into a man without a home, that forced a life loving man to live like a monk। कह रहे हैं कि यही जो इच्छा थी, इसी ने क्या किया, उसने एक फ्राइटेंड यंग मैन को, एक डरे हुए आदमी को क्या किया, बोल्ड वन, बहादुर बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, यानी एक जो है कानून का पालन करने वाले अटॉर्नी, एक तरीके से वकील होते हैं, एक अटॉर्नी को इन्होंने क्या किया, बिकेम अ क्रिमिनल, उसको मतलब कानून को मानने वाले इंसान को क्या बना दिया, क्रिमिनल बना दिया। फिर कह रहे हैं दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और इसी इच्छा ने एक फैमिली लविंग यानी परिवार को प्रेम करने वाले हस्बैंड यानी पति को बना दिया, क्या बना दिया, एक आदमी जिसके पास घर ही ना हो। फिर कहें दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और इसी इच्छा ने क्या किया, जीवन को पसंद करने वाले इंसान को इस तरह बना दिया कि वो एक संत का जीवन व्यतीत करे, यानी उसको जीवन की अब कोई इच्छा ही ना रहे। फिर कहें आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मतलब कि मैं अपने बगल वाले आदमी से ना ही बहुत ज्यादा वर्चुअस हूँ, नहीं बहुत ज्यादा गुणी भी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या फिर मैं उससे ज्यादा बलिदानी हूँ। बट लेकिन आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, लेकिन मैं ये थोड़ी सी, पुअर मतलब कि एकदम, मतलब कि बेकार सी, और लिमिटेड मतलब कि थोड़ी सी, यानी सीमित फ्रीडम को मैं एंजॉय नहीं कर सकता। मतलब कि और भी लोग थे, उनको थोड़ी बहुत आज़ादी मिल जाती तो वो उसको एंजॉय करते थे, लेकिन मुझे पूरी आज़ादी चाहिए थी, मुझे ये थोड़ी सी और ये सीमित आज़ादी नहीं चाहिए थी। आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे आई वॉज अलाउड वेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, यानी कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी मुझे मिली थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे लोग फ्री नहीं है, तो मुझे ये फ्रीडम नहीं चाहिए थी, ये थोड़ी मोड़ी। फिर कह रहे हैं फ्रीडम इज नॉट इज इंडिविजिबल, कह रहे हैं कि फ्रीडम जो है वो व्यक्तिगत होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी कि अगर मेरे किसी भी इंसान के ऊपर चेन या जंजीरें बंधी हुई हैं, तो वो उस इंसान पर नहीं, बल्कि मेरे सारे लोगों के ऊपर भी वो जंजीरें बंधी हुई, यानी हमारी नस्ल का कोई भी इंसान अगर गुलाम है, तो समझ लीजिए हमारी नस्ल के सारे लोग गुलाम हैं। कह रहे हैं द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जब वो गुलामी की जंजीरें मेरे सारे लोगों को पर हैं, तो मैं भले ही खुद को आजाद महसूस करूं, लेकिन असल में वो चेन्स, वो जंजीरें मेरे ऊपर भी हैं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कह रहे हैं कि मैं जानता था दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड, ये जो हम लोग को सताने वाला, हम लोग को गुलाम करने वाला, इसको भी आजाद करना चाहिए, ये भी आजाद होना चाहिए, जस्ट एज, ठीक उसी तरह से, श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जैसे कि जो आदमी गुलाम है, यानी कि जो आदमी गुलाम है वो जैसे आजाद होना चाहिए, वैसे ही जो गुलामी करवा रहा है वो भी आजाद होना चाहिए। ठीक, तो कहने का मतलब इनका सिंपल सा है कि पहले जब ये पैदा हुए थे तो ये स्वतंत्र थे, ये खेलने कूदने के लिए, खेतों में दौड़ने के लिए,
और बैलों के ऊपर सवारी करने के लिए या फिर आसमान में के नीचे मक्का भूनने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ने लगे, इनको एहसास हुआ कि इनकी जो आज़ादी है वो पहले से ही ली जा चुकी है। और इनका ये थॉट था कि भले ही मैं पढ़ लिख लूँ, मैं अटॉर्नी बन जाऊँ, हो सकता है मुझे कुछ लिमिटेड आज़ादियाँ भी मिल जाए, लेकिन मेरे बाकी के लोग अपने ही देश में, अपनी ही धरती पर गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ऐसे में अगर मेरी कम्युनिटी का, मेरी ट्राइब का एक भी आदमी अगर गुलाम है, तो समझ लो मेरी कम्युनिटी के सारे लोग गुलाम हैं। और जब मेरी कम्युनिटी के सारे लोग, मेरी कंट्री के सारे लोग गुलाम हैं, भले ही मैं आज़ादी महसूस करूं, मुझे आज़ादी दी गई हो, लेकिन असल में मैं भी एक गुलाम हूं, मेरी भी आज़ादी छीनी जा चुकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे देश के सारे लोग आज़ाद हों, और जो भी ऑपरेस्ड हैं वो भी आज़ाद हो, और जो ऑपरेसर है वो भी आज़ाद हों। ठीक, तो ये चीज़ें इनकी बात थी। तो अगर हम इसको एक शॉर्ट समरी में देखें तो हाँ, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी है जहाँ पर नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति की शपथ लेनी है। इनके देश को व्हाइट पीपल से आज़ादी मिल गई है। अब इनके देश में व्हाइट और ब्लैक दोनों पीपल रहते हैं, और इनके देश में दो नेशनल एंथम है, व्हाइट के लिए अलग, ब्लैक के लिए अलग। और जो एक दूसरे को पहले दोनों व्हाइट और ब्लैक एक दूसरे के नेशनल एंथम को हेट करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगेंगे। और इसके बाद ये जो है अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। उसके बाद फिर जो है बताते हैं कि जो है जो भी लोगों ने सेक्रीफाइस दिया है उन्हीं सब का मैं रिजल्ट हूँ। तो ये सारी बातें हैं इस चैप्टर के बारे में। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। नमस्कार।